हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों यंग का ड्यू स्लिप प्रयोग। दोस्तों, आपको यह बात पता होगी कि जब दो तरंग जिनकी आवृत्ति समान हो, एक ही दिशा में गतिशील हो, तो उनके मिलने से दोस्तों दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो वो हमने आपको व्यतिकरण में दोस्तों अच्छे से बता दिया था, जब दो प्रकाश तरंग एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनके मिलने से एक स्थिति तो ये कि जहां उनकी तीव्रता अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है और आयाम बढ़ जाता है। दूसरी तो वो दोस्तों जहां इनकी तीव्रता दोस्तों न्यूनतम हो जाती है। जब ये न्यूनतम होता है तो इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार। ये दो स्थितियां होती हैं दोस्तों। अब ये दो जो हमारे यंग जी थे, उन्होंने इन्हीं को एक प्रयोग द्वारा संक्षिप्त में और बहुत ही अच्छे से प्रयोग द्वारा समझाया है। अब हम देखते हैं दोस्तों यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग देखने से पहले आप जान जाइए, व्यतिकरण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे कि व्यतिकरण के लिए जो दो आवृत्तियां तरंगे होती हैं दोस्तों, उनका एक ही दिशा में गतिशील होना, और दूसरा दोस्तों उनकी आवृत्ति हमेशा बराबर हो। आवृत्ति कब बराबर होगी? जब उनका स्रोत एक होगा। स्रोत यानी कि हमारा बल्ब। जब हम एक ही बल्ब लगाएंगे दोस्तों, तो इनका आयाम कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। और जब यहाँ पे एक और बल्ब लगा दोस्तों, जो इसका आयाम होगा, इन दोनों का जो दोस्तों आवृत्ति और आयाम होगा वो दोनों का अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे जो आवृत्ति होती है दोस्तों, वो बराबर करने के लिए स्रोत एक होना चाहिए। स्रोत एक होगा तो आवृत्तियां बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, जब दो तरंगे, क्या दोस्तों? दो तरंगे। और दो तरंगे कब होती? जब दोस्तों स्रोत दो होता। ये प्रश्न सन 1801 में सभी वैज्ञानिकों के ऊपर था। तभी सन 1801 में यंग जी ने एक छोटा सा दिमाग लगाया। उन्होंने अपने प्रयोग को कुछ इस तरह दर्शाया। तो एक सोडियम लैंप लिया। क्या लिया दोस्तों? सोडियम लैंप। सोडियम लैंप को दोस्तों एक स्लिट के सामने रख दिया। स्लिट हमारी कुछ इस प्रकार की थी दोस्तों। ये हमारी एक स्लिट है। स्लिट में उन्होंने किया क्या? दो छेद कर दिया। वो छेद बहुत ही महीन थे, जैसे कि ब्लेड से किसी पर छेद कर देते हैं। तो यहाँ पे दो छेद हो गए थे दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे एक स्रोत था। अब इस स्रोत से यहाँ पे दो स्रोत हो गए, S1 और S2। अब यहाँ पे जब दो स्रोत हुए तो उन्होंने आगे एक पर्दा लगा दिया। अब इस पर्दे पे क्या हुआ दोस्तों? इस पर्दे पे इस तरह हुआ, एक जगह तो रोशनी अधिक हुई, यहाँ पे दोस्तों रोशनी अधिक हुई, यहाँ पे रोशनी कम हुई। इसी प्रकार यहाँ पे रोशनी अधिक, यहाँ पे रोशनी कम, यहाँ पे फिर रोशनी अधिक हुई, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे अधिक हुई, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे अधिक। अब दोस्तों जहाँ पे अधिक हुई वहां हमें क्या पता चला दोस्तों? कि यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिक है। यहाँ पे दोस्तों कम हुई हमारी, तो यहाँ पे क्या पता चला दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है या कम है। उसी प्रकार यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे भी प्रकाश की तीव्रता अधिक हुई, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे न्यूनतम हुई। इसी प्रकार जहाँ पे दोस्तों हमारी अधिक हुई उसे हम दोस्तों दीप्त फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीप्त फ्रिंज। उसे हम कहते हैं दीप्त फ्रिंज। यहां पे दोस्तों कम होती है, उसे हम कहते हैं आदीप्त फ्रिंज। आदीप्त फ्रिंज। और इसी को प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, इसे हम समपोषी कहते हैं। और समपोषी को ही हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं। समपोषी। और ये हमारा क्या है दोस्तों? विनाशी। तो अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारे यंग जी थे, उन्होंने किया कुछ नहीं था, एक सोडियम लैंप लिया। सोडियम लैंप को एक स्लिट के सामने रख दिया।
स्लिट में दो छोटे छोटे छिद्र किए, दो छिद्र किए, इसीलिए इसका नाम द्विस्लिट पड़ गया। और उन्होंने दो स्लिट पे प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम द्विस्लिट प्रयोग पड़ गया। प्रयोग किस प्रकार था एक बार देख लेते हैं। उन्होंने S1 और S2 पे छेद किया दोस्तों, उससे हुआ क्या, एक स्रोत से दो स्रोत बन गया। स्रोत एक ही था दोस्तों, अब इसके बीच की जो दूरी थी दोस्तों वो समान हो गई। समान दूरी जब हुई दोस्तों तो इसकी जो आवृत्ति थी दोस्तों ओमेगा, आवृत्ति को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा हमारा जो था वो आवृत्ति बराबर थी। जब आवृत्ति बराबर थी, दोनों एक ही दिशा में गतिशील हो रहे थे दोस्तों, एक ही दिशा में गतिशील हो रहे थे, तो यहाँ पे दोस्तों व्यतिकरण हो रहा था। इसी को यंग जी ने संक्षिप्त रूप से प्रयोग करके दर्शाया था सन 1801 ईस्वी में। आज हम बात करने जा रहे हैं अब दीप्त फ्रिंज और आदीप्त फ्रिंज की स्थितियां समपोषी में क्या है और विनाशी व्यतिकरण में क्या है। आज हम इसी पे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें लेना क्या है, दो स्लिट लेना, उसमें दो छिद्र करना है, जिसका नाम S1 व S2 है। ठीक दोस्तों, हमारा जो पर्दा था उसी को हम ले लेंगे दोबारा। मान लीजिए, अब देखिए इसके मध्य में एक रेखा हम खींच देते हैं। अब देखिए इसके S1 और S2 के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो हमारा क्या है, स्मॉल d। क्या है दोस्तों, स्मॉल d। अब जो हमारा स्लिट और इस पर्दे से दूरी है वो हमारा क्या है दोस्तों, कैपिटल D। ठीक, अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, S1 से P और S2 से P, इन्हीं दोनों के बीच बिंदु P का पथांतर ज्ञात करना है। यक्ष्यन पथांतर। अब देखिए दोस्तों, इसमें पथांतर ज्ञात करना है। पथांतर क्या होता है दोस्तों, वो हमने आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता दिया है। समपोषी में पथांतर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर क्या, इसमें पथांतर क्या है, S1 से P एक पथ हो गया दोस्तों, पथ मतलब रास्ता। S2 से P ये एक पथ हो गया रास्ता। इन दोनों पथों में अंतर को ही हम पथांतर कहते हैं, यानी कि पथों में अंतर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पथांतर। पथों में अंतर को हम पथांतर कहते हैं। इन दोनों पथों का अंतर यानी कि पथांतर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लगाएंगे किस प्रकार, अंतर के लॉजिक से लगेगा। पथांतर में हमने समपोषी के लिए बताया था दोस्तों लैम्डा d, और विनाशी के लिए ये हमने बताया था दोस्तों समपोषी के लिए समपोषी, और विनाशी के लिए हमने बताया था विनाशी। विनाशी के लिए हमने बताया था del x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक दोस्तों, इसमें क्या याद करना है, पथांतर बराबर एक्शन यस पी माइनस, यहां पे दोस्तों एक हम इसके मध्य रेखा खींच देते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहां पे हमें बताना क्या, S2P माइनस S1P, इस पथ और इस पथ के बीच का अंतर, यही हमें दोस्तों बताना है। S2P माइनस S1P। S2P हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों, S2P हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा PS2, और इसको हम एक नाम दे देते हैं N, इसको हम नाम देते हैं M, और इसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक दोस्तों, अब देखिए
PS1 यम, एक त्रिभुज ये बन जाता है हमारा दोस्तों। और PS2 यम, पहले तो हम निकालेंगे दोस्तों त्रिभुज PS1 यम या S1PM। इस त्रिभुज को हम लेंगे और इस त्रिभुज, हमारा समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज S1PM में ये भुजा हमारी दोस्तों कर्ण हो गई, ये हमारा आधार और ये हमारा लंब। ठीक दोस्तों, अब देखिए कर्ण हमारा क्या है S1P, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा क्या है दोस्तों PM, PM का स्क्वायर प्लस आधार क्या है S1M, S1M का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आगे, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू PM। दोस्तों हमारा PM क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। PM हमारा क्या है PO, जो हमारा PO है दोस्तों, इसमें में से अगर हम MO माइनस कर देंगे तो हमारा PM आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी दूरी 5 लेते हैं, इसकी दूरी 5 लेते हैं और इन पूरे की दूरी क्या है दोस्तों हमारी 10 है, 10 मीटर है। अगर 10 मीटर में से इन पूरे की दूरी 10 मीटर यानी कि PO हो गई, और इसमें में से अगर हम MO घटा देंगे यानी कि 5, तो हमारी 5 क्या आ गई दोस्तों, PM की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार हम यहां पे करेंगे दोस्तों, PO माइनस MO कर देंगे, PO माइनस MO का होल स्क्वायर प्लस S1M, इसको हम उसी प्रकार लिख देंगे। अब फिगर में देखिए दोस्तों, जो हमारे इसके बीच की दूरी यहाँ पे मध्य है, तो जो इसके बीच की दूरी हमारी D थी, तो इसके मध्य की दूरी हमारी D/2 हो जाएगी और यहाँ पे D/2 हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके मध्य है, पूरे की वैल्यू D है। अगर हम इसकी आधी दूरी लेते हैं तो D/2 हो गया, इसकी आधी दूरी लेंगे तो D/2 हो गया। अब देखिए यहाँ, अब देखिए दोस्तों S1P का होल स्क्वायर बराबर PO हमारा दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिए, PO हमारा XN है। क्या है दोस्तों, XN, PO हमारा XN है माइनस MO, इसके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, D/2 या D/2 प्लस S1M के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी कितनी है D, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आप देखिए, अब हम उसी प्रकार इसे फिर लिख देंगे, S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों हम D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। D स्क्वायर हम किस प्रकार कॉमन लेंगे, देखिए दोस्तों, जब हम A प्लस B में से अगर कॉमन लेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाता है A, कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाता है B/A। अगर हम इसको A अंदर प्रवेश करा दें, हम इसको इतना लाना चाहते हैं, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों A प्लस A इंटू B/A। इससे कट जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, A प्लस B। उसी प्रकार दोस्तों हमारा ये आ गया, तो हम यहाँ पे B/A लिख सकते हैं, यानी कि हमारा A कॉमन अभी भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो D स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। 1 हमने किस प्रकार लिखा, हमने ये पद को पहले लिख दिया, अब ये पद को हम बाद में लिखेंगे, प्लस XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन D का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने यह किस प्रकार लगाया। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा इसका। तो S1 P इज इक्वल टू डी स्क्वायर पे अंडर रूट और एक बड़ा सा अंडर रूट इस पे लग जाएगा 1 प्लस xn माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, S1P हमने उसी प्रकार उतार लिया इज इक्वल टू यहाँ पे डी स्क्वायर, तो हमारा रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमने यहाँ पे डी लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे पूरे का अंडर रूट है हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2। किस प्रकार लिखेंगे, 1 प्लस xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। आपको पता होगा दोस्तों, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर का अंडर रूट है तो स्क्वायर का लगाएंगे, अगर यहाँ पे क्यूब का होता तो यहाँ पे 1/3 हो जाता है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। S1P इज इक्वल टू डी। आपने दोस्तों कक्षा 10 में एक सूत्र पढ़ा होगा, 1 प्लस m की पावर अगर n है तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस n m। ठीक दोस्तों, अब हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे। ये पूरा हमारा दोस्तों क्या है, ये पूरा हमारा m है और n हमारी पावर है। अब हम इसको इसी प्रकार लिख देते हैं 1 प्लस 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है दोस्तों तो वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा, वरना आप इसमें भूल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, S1P उसी प्रकार लिख लेंगे इज इक्वल टू डी को इसके अंदर प्रवेश कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी प्लस डी अपॉन 2 xn माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये एक डी से एक डी कट गया, यहाँ पे अभी एक डी हमारा बचा हुआ है। ठीक दोस्तों, अब देखिए S1P इज इक्वल टू हमारा आ गया है d प्लस 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी। अब हम लेते हैं दोस्तों कौन सा त्रिभुज, S2PN त्रिभुज S2PN में। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी हम उसी प्रकार लगाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। कहाँ पे दोस्तों, होगा क्या दोस्तों, हमने यहाँ पे PO लिया था। क्या लिया था दोस्तों, ये दूरी, इन दूरी में क्या किया था दोस्तों, हमने माइनस किया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों माइनस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कर देना है। हमारा होगा क्या, S2P इज इक्वल टू d प्लस 1/2 xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी। एक बार हमको और समझा देते थे, यहाँ पे xn था दोस्तों, xn प्लस ON हमारा क्या है दोस्तों, d/2।
तो यहाँ पे xn प्लस ON के जगह पे हम d/2 लिख देंगे, xn प्लस d/2। ठीक दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा हमने किया क्या, ये दूरी थोड़ी बढ़ा ली, H2P तो ये हमारा है ही है, उसके बाद आधार तो हमारा वही है दोस्तों d। हमें करना क्या था दोस्तों, H2P माइनस S1P। अब हम करते हैं दोस्तों H2P माइनस S1P। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको जा रहे हैं रफ करने। रफ करने से पहले आप इसका एक चक्कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों S1 हमारा ये आ गया, S2P हमारा ये आ गया। अब हम करते हैं ये S2P गैलेक्स सॉरी xn इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब हम करते हैं ये H2P का मान धर देंगे, S1P का मान धर देंगे, घटा देंगे इसको, तो हम देखते हैं क्या होता है। ये H2P हमारा क्या है, d प्लस 1/2 xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d। माइनस करना है दोस्तों हमें S1P। तो S1P हमारा क्या है दोस्तों, ये d प्लस 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d। ठीक दोस्तों, अब हम इसका ब्रैकेट खोल लेंगे। xn इज इक्वल टू d प्लस 1/2 xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d। यहाँ पे माइनस को अंदर कर देंगे दोस्तों, तो हमारा d माइनस में हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, प्लस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा माइनस है। इस प्लस से ये माइनस कट गया, तो हमारा बचा क्या है। अब हम इसको इस प्रकार उतार लेंगे, xn था, इसको हम लिख देंगे xn। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्लस था, प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d हो गया। क्यों 2d हो गया, जब इसमें यहां से गुना हुआ तो 2d हो गया, माइनस यहाँ पे xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी हमारा 2d हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हर बराबर है तो इस संख्या का घटाव ऐसे हो जाता है। xn इज इक्वल टू, हम इसको लिख देंगे xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अब हम इसको करते हैं आगे, xn इज इक्वल टू, अब हम इसका दोस्तों फॉर्मूला खोल देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। xn का होल स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा d²/4 प्लस, अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये दो हमारा और ये दो हमारा, कर लेते हैं हम अच्छे से तब, xn d/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इस दो से ये दो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस xn प्लस
यहाँ पे भी उसी प्रकार उतर जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला आप जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार हमने यहाँ पे दोस्तों काटा है उसी प्रकार अगर काटेंगे तो एक्स एन डी हो जाएगा। तो एक्स एन डी हम यहाँ पे उसी प्रकार लिख लेंगे। हम इतना लंबा यहाँ पे प्रोसेस नहीं किए हैं, आप इसको एक चक्कर दोस्तों कॉपी में अवश्य लगाइएगा, पूरा प्रोसेस मक्खन हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स एन डी। ये दोस्तों हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एक्स एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों गलती से हमने स्क्वायर नहीं लगाया था, अब लगा दिए हैं। अब देखिए एक्स एन का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे दोस्तों माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स एन। दोस्तों अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, इससे ये भी कैंसिल हो गया। आपका बच्चा क्या है ये ऑन 2D अभी हमारा दोस्तों उसी प्रकार बचा हुआ है। अब देखिए हमारा दोस्तों आ गया है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन डी और प्लस एक्स एन डी हो जाएगा हमारा 2xn। किस प्रकार हुआ दोस्तों, तो आपको पता है a प्लस ए इज इक्वल टू होता है हमारा 2a। उसी प्रकार दोस्तों हमारा ये हो गया एक्स एन डी प्लस एक्स एन डी इक्वल टू 2xnd अपॉन 2d। ये दो से ये दो हमारा कैंसिल, एक्स एन इज इक्वल टू हमारा आ गया है दोस्तों एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी। गलती हो गई थी तो उसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी। यहाँ पे दोस्तों जो हमने एक्शन रखा था वो हमारा एक्शन नहीं था, हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, पथांतर। पथांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, डेल एक्स से। यहाँ पे जहाँ पे भी आपने एक्शन यहाँ पे रखा था उसके जगह पे दोस्तों हमारा डेल एक्स हो जाएगा, डेल एक्स या डेल। यहाँ पे दोस्तों हमने सब जगह डेल एक्स कर लिया। इस छोटी की गलती के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसी का मान उठाएंगे। यहाँ पे डेल एक्स है, हमारा डेल एक्स बराबर ये था, अब इसी का मान हम इसके बराबर रख देंगे, हमारा आ जाएगा दोस्तों समपोषी में व्यतिकरण। उसी प्रकार हम विनाशी में रखेंगे, डेल एक्स की जगह ये रख देंगे, हमारा आ जाएगा विनाशी में व्यतिकरण। और दीप्त फ्रिंज अथवा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति भी आ जाएगी। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको बाद में समझने के लिए बहुत ही आसानी हो। अब हम देखते हैं इसका दीप्त फ्रिंज में। दीप्त फ्रिंज या समपोषी के लिए भी आप इसे कह सकते हैं। समपोषी व्यतिकरण या दीप्त फ्रिंज। अब आपको यहाँ पे दोस्तों हमने समपोषी का पथांतर पढ़ा था, डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी। ठीक दोस्तों हमने यह पढ़ा था। अब देखिए ठीक दोस्तों, लैम्डा एन लिखिए चाहे एन लैम्डा लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए दोस्तों इसके स्थान पर हम इसको रख देते हैं एक्स एन डी अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक दोस्तों, लैम्डा एन। अब देखिए दोस्तों इसमें करेंगे क्या, हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, एक्सन। एक्सन हमारा हो जाएगा दोस्तों एन लैम्डा, ये डी हमारा जाएगा यहाँ पे गुणा करेगा दोस्तों एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा दोस्तों दीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति आ गई दोस्तों। इस स्थिति पे दीप्त फ्रिंज होता है। अब हम दोस्तों विनाशी के लिए यानी कि अदीप्त फ्रिंज के लिए भी बता देते हैं। अदीप्त फ्रिंज या विनाशी व्यतिकरण की स्थिति। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था डेल एक्स इज इक्वल टू
2n माइनस 1 ब्रैकेट बंद लैम्डा अपॉन 2। ठीक दोस्तों, अब हमारा डेल एक्स जो हमारा है दोस्तों एक्स एन डी अपॉन डी आ गया है। एक्स एन डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स एन डी याद करना था, तो एक्स एन याद करना था, सॉरी दोस्तों एक्स एन, उसकी स्थिति क्या थी दोस्तों एक्स एन। तो यहाँ पे हमारा उसी प्रकार यहाँ पे गुणा और भाग हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 स्मॉल डी। ये हमारा दोस्तों आ गया अविनाशी में, ये हमारा आया था संपोषी में, यानी कि दीप्त फ्रेंच की स्थिति, अदीप्त फ्रेंच की स्थिति। आई होप दोस्तों आपको यह पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने एक ही शॉट में दोस्तों यंग के व्यतिकरण के बारे में अच्छे से बता दिया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों यंग ने जो हमें बताया था दोस्तों, ये पर्दे पे जो इस तरह बना था दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई होती है फ्रिंज, इसे फ्रिंज कहते हैं दोस्तों, इसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, इसी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें दोस्तों बहुत ही उत्साह तथा विश्वास मिलता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर दीजिएगा कि हमारा जो भी फिजिक्स का नया टॉपिक हो आप उसे सबसे पहले देखिए। हम दोस्तों जो भी टॉपिक पढ़ाते वो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।